Hello guys, welcome back to my channel. Today I am here with a new video and the topic is बहुसांस्कृतिकवाद। यह MPSC 001 का चैप्टर 24 है। तो हम इस टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है कि बहुसांस्कृतिकवाद की व्याख्या करनी है, उसकी अवधारणा बतानी है, उसमें उदारवाद और बहुसांस्कृतिकवाद के बीच में क्या संबंध है, वो 2014 और 15 में पूछा गया है। 21 में भी क्वेश्चन आया हुआ है इसकी आलोचनाओं पे, और 17 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और 16th में भी क्वेश्चन आया है, उसमें भी इसकी कमियाँ बतानी है। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बहुसांस्कृतिकवाद होता क्या है। बहुसांस्कृतिकवाद ये होता है कि जो समाज है उसमें हम हर किसी के दृष्टिकोण अलग होते हैं, उसके मूल्य अलग होते हैं, उसके विश्वास अलग होते हैं, हर चीज़ जो है इनमें डिफरेंस होता है। तो इसमें जो बहुसंस्कृति है वो अल्पसंख्यकों पर, जो बहुसंख्यक होते हैं वो अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति जो है वो थोप देते हैं, तो इससे उनके साथ वो है। तो जो बहुसांस्कृतिकवाद है उसका मेन लक्ष्य क्या होता है, उसका मेन काम क्या होता है कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन पे जो उनके प्रति जो भी भेदभाव हो रहा है, जो अल्पसंख्यकों के साथ जो भी भेदभाव हो रहा है उसको कम किया जाए, उसको बिल्कुल ही न्यूनतम किया जाए, और उसमें एक आदर्श को प्रोत्साहित करता है कि उनके बीच में भेदभाव ना ही हो। और ये जैसे कि बहुसंस्कृतिवाद इस लोकतांत्रिक की परियोजना में अपना योगदान विभेद के एक ऐसे कारण की ओर इंगित करता है जिसकी और कम ध्यान गया है। वो सांस्कृतिक पहचान की बात करता है। वो यूँ कहता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी सांस्कृतिक पहचान भी एक अलग होनी चाहिए, उन पे जो बहुसंख्यक समुदाय हैं उनकी पहचान को थोपा नहीं जाना चाहिए, उनकी खुद की भी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान होती है। तो अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा जो भी वो भेदभाव भोग रहे हैं उनके बारे में ये बताता है और ये उसको कम करने का प्रयास करता है। इसका लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य होता है कि जो अल्पसंख्यक संस्कृत समुदायों के प्रति भेदभावों को न्यूनतम करना तथा गैर विभेदीकरण के आदर्शों को प्रोत्साहित करना, ये इसका लक्ष्य होता है। इसमें ये इसकी जो अवधारणा है उसमें जैसे ये बता रखा है, एक तो गैर विभेदीकरण का आदर्श करना, ये विभेद ना हो। दूसरा पॉइंट इसमें बता रखा है कि सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना। वो यूँ कहते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद ये कहता है कि ऐसी नीति को सिफारिश करता है कि सांस्कृतिक जो विविधता है वो बढ़ती रहती है, लेकिन बहुसंस्कृतियों के भीतर सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण और प्रोत्साहन एक मूल्य है कि उनका संरक्षण और प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। और जो उसमें अल्पसंख्यक भेदभाव है वो न्यूनतम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय की जो संस्कृति है वो भी बची रहे और उनको अपनी संस्कृति की उन्नति के भी अवसर प्रदान किए जाएं। तो ये सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करता है और प्रोत्साहन करता है, और ये बात कहता है कि जो हर समुदाय की संस्कृति जो है उनकी रक्षा की विविधता की रक्षा करनी चाहिए, केवल अल्पसंख्यक समुदायों को जो है हानि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये ही कहता है कि सांस्कृतिकवाद विविधता को अच्छा मानता है, उसे एक पोषणकारी मूल्य मानते हुए समाज में उसके संरक्षण और जो प्रोत्साहन है उसको चाहता है। बहुसांस्कृतिकवाद में व्यक्ति अपेक्षा जो समुदाय है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बहुसांस्कृतिकवाद, बहुलवाद और विविधता। बहुलवाद और विविधता इसमें क्या है कि जो बहुसांस्कृतिकवाद क्या है, सांस्कृतिक समुदाय की जो पहचान होती है, एक साझी भाषा या जो भी एक जो सांस्कृतिक समुदाय है उनकी पहचान कैसे होती है कि उनकी एक सेम भाषा होती है, सेम इतिहास होता है, साझे आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं जो होती हैं वो सेम होती है। तो प्रत्येक संस्कृति की अपनी अपनी पृथक पहचान होती है और उनका पृथक व्यवहार होता है। तो वो संस्कृतियों को अतुलनीय मानते हैं और गैर तुलनीय मानते हैं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है किसी से, वो अतुलनीय होती है हर संस्कृति अपने आप में। तो ये बात कहते हैं बहुसंस्कृतिवाद, बहुलवाद और विविधता की बात करते हैं। तो इसका उदारवाद के साथ क्या संबंध है? उदारवाद क्या होता है? उदारवाद ने मुख्य तौर पर समाज द्वारा आरोपित पहचानों जैसे कि जो धर्म है, रंग है, जाति है, लिंग है, उसके जो भी भेदभाव है उदारवाद ने उस पर नज़र डाली है, उन सभी भेदभावों पर नज़र डाली है। उदारवाद ने प्रस्तावित किया है कि व्यक्ति की नागरिक के रूप में कल्पना की जाए जो कि उसकी सामाजिक पहचानों से नाता तोड़ चुके हैं, उसकी क्षमता सभी को समान अधिकार में समान व्यवहार मिले। तो उदारवाद ने औपचारिक समानता का आदर्श दिया है। वो यूँ कहते हैं कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, सभी को समान व्यवहार होने चाहिए, उनके बीच में औपचारिक समानता होनी चाहिए, विशेष अधिकार जो है उसको नकारा है। तो ये बात उदारवाद ने कही है। उदारवाद व्यक्ति की स्वायत्ता की बात करता है। उदारवाद ये कहता है कि उदारवाद व्यक्ति की स्वायत्ता को पसंद करते हैं और उस कार्य के चयन करने की स्वतंत्रता तथा विकल्पों की उपस्थिति को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति के पास चयन करने के लिए
खुद की स्वायत्ता होनी चाहिए, वो जिसको चाहे उसको चुन सकता है, जो चीज़ें चाहे चुन सकता है। और व्यक्ति के जो चयन होना चाहिए उसमें जो विकल्प होने चाहिए वो विकल्प भी बात करता है कि विकल्प भी उनमें सर्वाधिक प्राथमिकता होनी चाहिए, विकल्प भी एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो ये उदारवाद व्यक्ति की स्वायत्ता की बात करता है। बहुसंस्कृतिवाद व्यक्ति के उदारवादी दृष्टिकोण को इस दलील से नकारता है, जो बहुसंस्कृतिवाद है वो उदारवाद को नकारता है इस उससे कि सांस्कृतिक समुदाय के सदस्य व्यक्ति के लिए मूल्यवान है। कि बहुसंस्कृतिवाद क्या कहता है कि सांस्कृतिक समुदाय के सदस्य व्यक्ति के लिए मूल्यवान है, मतलब एक सांस्कृतिक समुदाय का सदस्य होना व्यक्ति के लिए बहुत मूल्यवान है। लेकिन उदारवाद व्यक्ति की स्वायत्ता की बात करता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता की बात करता है। वह शायद समुदाय में क्या होता है, कम से कम अंगों में उसकी स्वायत्त पहचान को परिभाषित करता है और अनुभव के संदर्भ का निर्माण करता है। तो वो कहता है कम से कम जो है वो व्यक्ति की पहचान को कम प्रभावित करता है, वो एक सामुदायिक पहचान को ज़्यादा करता है उस बहुसांस्कृतिकवाद। तो किमली का एक वो है, उनके अनुसार उन्होंने ये बात कही कि जब हम व्यक्तियों से उसकी सांस्कृतिक पहचान को त्यागने की आशा करते हैं तब हम वास्तव में उन्हें कोई ऐसी चीज़ से वंचित करते हैं जिस पर कि उसका समुचित हक है। इसलिए लोकतंत्र की राजनीतिक संस्थाओं की प्रकल्पना करते वक्त हमें सांस्कृतिक पहचानों के अस्तित्व को स्वीकारना चाहिए कि उनकी सांस्कृतिक पहचान भी होनी चाहिए, उसको भी स्वीकारना चाहिए हमें। और इस समझ के साथ शुरुआत करनी चाहिए कि व्यक्ति मात्र एक राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र राज्य का सदस्य नहीं है, उसकी खुद की एक सांस्कृतिक पहचान भी होती है, सांस्कृतिक समुदाय का भी सदस्य है और अपने सदस्य से वह गहराई से प्यार करता है। तो जो किमली का है उसने खाली सांस्कृतिक पहचान को त्यागने की बात नहीं करी है, उसने कहा हक है ये सांस्कृतिक समुदाय के सदस्य के रूप में भी बात करी है। टेलर ने यहाँ पे ये बात कही कि जब सार्वजनिक क्षेत्र में सांस्कृतिक समुदाय का आदर कम हो जाता है तो उससे संबंधित व्यक्ति भी कम सम्मान की भावना विकसित कर पाते हैं, वे डरपोक हो जाते हैं और समाज में सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाते। तो इस तरह टेलर ने भी ये बात कही है। और बहुसंस्कृतिवाद के लिए संरक्षित सांस्कृतिक संदर्भ उचित स्वायत्तपूर्ण अस्तित्व तथा चयन के लिए एक आवश्यक दशा है। जो उदारवादी लोकतंत्र की जो बहुसांस्कृतिकवाद की आलोचना क्या है, उसमें ये कहता है कि समान नागरिकता सुनिश्चित नहीं हो सकती, अल्पसंख्यक विभेद के शिकार हैं, राज्य की प्रक्रिया बहुमत की संस्कृति को प्रतिबंधित करती है। कि ये कहीं ना कहीं ये बात कहते हैं कि अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समुदाय के सदस्य सार्वजनिक क्षेत्र में उसका नुकसान में रहते हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं अगर हम देखें तो उसमें वो अल्पसंख्यक समुदाय नुकसान में रहता है, क्योंकि राज्य कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहन करता है जो बहुसंख्यकों द्वारा मानी जाती है, जैसे कि भाषा, शिक्षा, छुट्टियाँ जो है, वेशभूषा है, कहीं ना कहीं में नीतियाँ बहुमत की संस्कृति को प्रतिबंधित करती है। मतलब जो भी नीतियाँ बनती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक की जो है नीतियाँ, बहुसंख्यक की जो भी संस्कृति है उसको प्रतिबंधित कर रही होती है। अल्पसंख्यक समुदायों को कहीं ना कहीं इसमें हानि पहुंचती है। तो उदारवादी लोकतंत्र में इस तरह की आलोचना की गई है ये कि कहीं ना कहीं उदारवादी लोकतंत्र जो है वो भी सभी सदस्यों के लिए समान नागरिकता सुनिश्चित नहीं कर पाया है। वही है कि जो राज्य जो भी नीतियाँ और कानून बनाता है वो मेनली जो बहुमत समुदाय है उसके पक्ष में होती हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो नुकसान में रहते हैं। अगर इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है तो ये बात कही हुई है कि जो रविवार को एक सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है, जो धार्मिक ईसाई चर्च में प्रार्थना के लिए की जाते हैं और अपने धर्म के आदेश के अनुसार रविवार को विश्राम के दिन के रूप में मना सकते हैं। लेकिन इस अवस्था में एक मुसलमान जो कि अपने धर्म के अनुसार शुक्रवार को दोपहर में पूजा करना चाहता है नुकसान में है, क्योंकि शुक्रवार कार्य का दिन है और उसे एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में कोई काम से छुट्टी नहीं मिलती है। तो ये एग्जाम्पल है कि भाई रविवार को सबकी छुट्टी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुसलमान को देखा जाए तो मुसलमानों का जो वो जो पूजा पाठ का टाइम होता है वो जो शुक्रवार का होता है, तो शुक्रवार शाम का होता है, दोपहर का होता है, तो उस टाइम पे उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए उनके हनन है, उनका कहीं ना कहीं उनको नुकसान है इस चीज़ से। तो वही है अल्पसंख्यक अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत में बहुसंस्कृतिवाद क्या आता है कि कोई भी राज्य ना तो निष्पक्ष है और ना ही वो निष्पक्ष हो सकता है। शादी हो, तलाक हो, संपत्ति हो, उत्तराधिकार हो, सहज मृत्यु हो, आत्महत्या हो, और जो भी सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं उनके संबंध में जो भी कानून बनते हैं वो कानून जो होते हैं कानून बनाते हैं और स्वयं निष्पक्ष होने के दावे के बावजूद फिर प्रत्येक मामले में दृष्टिकोण की पुष्टि एवं वैधीकरण करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम ये राज्य एक बात कहता है कि वो कहीं ना कहीं मतलब एक निष्पक्ष होकर कानून बनाएंगे और कहीं ना कहीं वो किसी के वैध में होते हैं और कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ की पुष्टि कर रहे होते हैं। तो यही बात करता है कि उदाहरण के लिए वह संपत्ति पर व्यक्ति के दावे को और एक पत्नीत्व को ही केवल मान्यता देगा।
इस प्रकार कानून सामाजिक तौर पर सामूहिक संपत्ति तो बहुपत्नीत्व के व्यवहार को दावे को नकारते हैं। मतलब पहले के टाइम पे बहुपत्नीत्व और जो सामूहिक संपत्ति है उसका व्यवहार था, लेकिन अब जो है वह संपत्ति पर व्यक्ति के दावे को और एक पत्नी है एक पत्नी विवाह को ही केवल मान्यता देते हैं। तो इस तरह से जो सामूहिक वाला है उसको नकारते हैं वो। तो वास्तव में इस प्रकार के सभी दावे और व्यवहारों को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। अन्य मामलों की तरह यहाँ भी राज्य के कानून अच्छाई की अवधारणा को प्रतिबंधित करते हैं जिसको वे स्वीकार करते हैं। कोई भी राज्य पूर्ण तौर पर निष्पक्ष नहीं होता, इसलिए निष्पक्षता के उदारवादी सिद्धांत की जगह संतुलित न्यायवाद के विचार को स्वीकारना होगा। ये कैरेंस ने कहा है कि संतुलित न्यायवाद की न्याय का संतुलन जो है वो सभी में हो, तो संतुलित न्यायवाद को स्वीकारना होगा हमें। संतुलित न्यायवाद के विचार को प्रस्तुत करते हुए बहुसंस्कृतिवाद व्यक्ति, राज्य, समुदाय और न्याय के उदारवादी सिद्धांत को चुनौती देता है। तो इस तरह की बात है। अब इसके अगर हम आलोचनाएं देखें तो आलोचनाएं क्या हैं। बहुसंस्कृतिवाद के विरोधियों ने 4 प्रकार के मुद्दे उठाए हैं। 4 आलोचनाएं हैं। पहला है बहुसंस्कृतिवाद रूपरेखा समुदायों और सत्ता की परंपरागत संरचना को व्यक्ति के ऊपर सत्ता प्रदान करती है और सामुदायिक संस्कृति की सुरक्षा के नाम पर मौजूद व्यवहार को निरंतर बनाए रखने की अनुमति देती है। समुदायों तथा उनके व्यवहारों को दिए गए अनुमोदन का उपयोग आंतरिक मतभेदों को समाप्त करने और मौजूदा व्यवहारों तथा परंपरागत नेताओं के विचारों के अनुसार अनुरूपता को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है और प्रयोग किया जाता है। परिणामतः व्यक्ति और समुदाय के भीतर सीमांतरीय समूह जैसे कि महिलाएं जो होती हैं वो नुकसान में रहती है। और बहुसंस्कृतिवाद जहाँ समूह के मध्य समानता के मुद्दे को संबोधित करता है, वो समूह के भीतर के समान रूप में समानता के महत्वपूर्ण जो विषय की ओर ध्यान नहीं देता। वो अल्पसंख्यक समुदाय कहता है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच में समानता होनी चाहिए, इसकी बात करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनमें जो समूह बने हुए हैं उसमें भी असमानताएं जो है बहुत सारी समानताएं देखी जाती हैं, झेली जाती हैं। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल है महिलाओं का। महिलाएं कहीं ना कहीं ये जो बहुसांस्कृतिकवाद है वो कहीं ना कहीं वो एक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की समानता की बात करता है, लेकिन वो एक अल्पसंख्यकों में भी जो समूह के भीतर समानता होती है उसको बात नहीं करता, जैसे महिलाएं। सेकेंड पॉइंट है कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों की चर्चा करते वक्त बहुसंख्यकवादी यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक समुदाय एक स्पष्ट पहचान योग्य सदस्य के साथ एक सजातीय इकाई है। बहुसंस्कृतिवाद का यह विचार आगे भी यह मानकर चलता है कि व्यक्तियों की विशेष पहचान होती है और उस आधार पर उन्हें एक विशेष सांस्कृतिक समुदाय के सदस्य के रूप में निर्धारित किया जाता है। व्यक्ति को एक समुदाय में रखने की प्रवृत्ति आलोचक दलील देते हैं कि उत्तर 19वीं शताब्दी और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में मूर्छित हो सकती है, लेकिन आज व्यक्ति अनेक विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभावों से निरंतर जुड़ा हुआ है, जिससे हम परिसीमित संस्कृतियों और समुदायों पर जोर नहीं देते। इसके अलावा व्यक्ति प्राय अपने आप को अनेक समुदाय के सदस्य के रूप में देखता है कि जो व्यक्ति है उसकी भिन्न भिन्न संस्कृति होती है, भिन्न भिन्न जो है विभिन्न समस्याएं होती है। जैसे एक व्यक्ति जो है वो ये बात कहे कि मैं तो हिंदू हूँ, एक ये बात कहे कि वो ये बात कहे तो मैं हिंदू हूँ, एक कहे वो मैं भारतीय हूँ, एक वो कहे मैं पुष्प हूँ, एक वो कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ। हिंदुओं में भी अलग अलग वो है। तो इस तरह से उसकी जो है वो एक व्यक्ति होने के नाते वो भिन्न भिन्न जो समूह है उसमें जुड़ा होता है, और कई बार जो उसमें है उनकी जो चिंताएं होती है वो अलग अलग होती है, उनकी जो संगति जो भी चीज़ें उनके ग्रुप्स बनते हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं विभेद हो जाता है और कहीं ना कहीं इसमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है आलोचकों को यह भी भय है कि बहुसंस्कृतिवाद से राष्ट्र राज्य कमजोर होता है, कि मतलब कि वे कहते हैं कि राज्य द्वारा अनुमोदित संस्कृति को बहुमत समुदाय के साथ जोड़ने से बहुसंस्कृतिवाद राष्ट्र राज्य में लोग इस साझी संस्कृति की समस्त संभावना को नकार देते हैं। इस तरह से ये राष्ट्रीय निर्माण योजना के लिए खतरा है और असंख्य को राज्य से दूर भागने की मांग करता है। तो कहीं ना कहीं जो ये राष्ट्र राज्य इससे कमजोर होता है, कहीं ना कहीं जो बहुसंस्कृति जो जहीं राज्य जो है वो ऐसी चीज़ें पे नीतियाँ बनाता है जो बहुसंस्कृति के पक्ष में होती है, और इससे कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो है वो राज्य से दूर हटता चला जाता है। चौथा है मार्क्सवादी सिद्धांतकार विशेष तौर पर यह दलील देते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद पूर्ण वितरण के विषय को नज़रअंदाज करता है। यह अल्पसंख्यक सीमांतरों को संकुचित रूप से एक सांस्कृतिक घटनाक्रम चक्र मानता है, जिसे मान्यता तथा अल्पसंख्यक संस्कृतियों की सुरक्षा के रूप में सांस्कृतिक निदानों की आवश्यकता है। समाज में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभावों के विभिन्न तरीके और प्रकटीकरण के बारे में ध्यान नहीं देता। वो कहीं ना कहीं पूर्ण वितरण जो है उसको नज़रअंदाज करते हैं बहुसंस्कृतिवाद। कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यकों के साथ किस किस आधार पर भेदभाव हो रहा है, कितने उस विभिन्न तरीके जो होते हैं भेदभाव के, ये उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देता उस पर। तो ये भी एक इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। मेनली जो अगर बहुसंस्कृतिवाद देखा जाए तो क्या है, अगर शॉर्ट में हम देखें तो बहुसंस्कृतिवाद समाज में जो भेदभाव है उसके जो भी मुद्दे हैं, मतलब जो अल्पसंख्यक जैसे सीमांतरीय सांस्कृतिक
समुदाय के संदर्भ में वो संबोधित करता है ये चीज़। बहुसंस्कृतिवाद जो है वो समूह विशिष्ट अधिकारों पर जोर देता है, समूह से जो विशिष्ट अधिकार हैं उन पर जोर देता है। वो अल्पसंख्यक संस्कृति की सुरक्षा और पोषण के लिए जो सामाजिक संस्थाएं बनती है, व्यवस्थाएं बनती हैं, उन पर जोर देता है। तो यही से यहाँ से एंड होगा कि जो बहुसंस्कृतिवाद है वो है क्या। तो इसमें से सारे क्वेश्चंस कवर हो गए जो भी आए थे, और मैं इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। और बाकी के लिए जो बाकी टॉपिक्स हैं उनके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियोस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।